हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का हिस्ट्री मेजर का यूनिट 3 का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी हिस्ट्री मेजर में हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1870 टू 1945 सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट 3 का जो आपका सेकंड टॉपिक दिया गया है ग्रोथ ऑफ फासिज्म इन इटली, ये करेंगे। मतलब इटली में फासीवाद का उदय। इसमें हम जानेंगे कि फासीवाद क्या था, इसके उदय के क्या कारण थे, इसका क्या प्रभाव इटली में देखा गया तथा इसका उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ रही, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए जानते हैं फासीवाद के बारे में। अगर हम बात करें फासीवाद की तो ये एक विचारधारा थी जो कि इटली में आई थी। ठीक है, इटली में इसका उदय हुआ था। एंड ये जो विचारधारा थी इसमें क्या कहा गया था, इसमें एक अधिनायकवादी तथा कट्टर राष्ट्रवाद की बात कही गई थी। ठीक है, फासीवाद एक अधिनायकवादी तथा कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा है जिसमें सरकार की पूरी शक्ति एक नेता या एक दल के हाथों में होती है। तो इटली में भी ये विचारधारा आई एंड इसमें कहा गया कि सरकार की सारी जो शक्तियां होगी वो एक नेता या एक दल के हाथों में होनी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये कहा गया कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होंगे। पूरे देश पर या पूरे राज्य पर, पूरे क्षेत्र पर एक ही व्यक्ति का या एक ही दल का आधिपत्य होगा। ठीक है, एक व्यक्ति होगा जो कि पूरे दल को, पूरे राज्य को, पूरे देश को संभालेगा। एंड सारे अधिकार एक ही व्यक्ति को दिए गए थे। इसमें सैन्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ये इसकी पहचान है। फासीवाद की जो विचारधारा है ये सैन्यवाद पर जोर देती है, क्योंकि अगर किसी भी देश में हमको शासन करना है और संपूर्ण शासन करना है, संपूर्ण शक्तियों के साथ शासन करना है, तो ये ज़रूरी है कि हमारे पास सेना हो मजबूत। क्योंकि क्या होगा, जब एक व्यक्ति निरंकुश शासक के रूप में किसी देश पर शासन करेगा तो पूरे चांसेस है कि उस देश के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, उसके प्रति विद्रोह करेंगे। एंड उस विद्रोह को कुचलने के लिए ही सेना की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए फासीवाद की विचारधारा बोलती है कि सबसे पहले तो सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अधिनायकवाद पर ये जोर देती है जिसे हम डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं, टोटलिटेरियनशिप बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कहा जाता है टोटली सारी पावर्स एक ही व्यक्ति के हाथों में होगी। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें पूरी तरीके से बाधित होती है, किसी को भी कोई भी स्वतंत्रता नहीं होती। सैन्यवाद पर इसमें जोर दिया जाता है ताकि अगर कल को लोग विद्रोह कर दें, निरंकुश शासक के खिलाफ अगर लोग खड़े हो जाएं, विद्रोह कर दें, तो उस विद्रोह को कुचलने के लिए सेना की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसमें सैन्यवाद को बढ़ावा दिया जाता है तथा इसमें सामाजिक व आर्थिक नियंत्रण पर भी जोर दिया जाता है कि एक व्यक्ति होगा जिसके पास सारी शक्तियां होगी तथा समाज व अर्थव्यवस्था को वही नियंत्रित करेगा। जो निरंकुश शासक होगा वही समाज में तथा अर्थव्यवस्था में सारे फैसले लेगा। सामाजिक व आर्थिक नियंत्रण पूर्ण रूप से एक ही व्यक्ति के अधीन होगा। ठीक है, जो भी शासक होगा एंड वो शासक निरंकुश होगा, ये इसमें कहा जाता है। आइए अब देखते हैं फासीवाद के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। पहला है अधिनायकवादी शासन, जिसमें एक ही नेता या दल की संपूर्ण सत्ता होती है। एक ही व्यक्ति या एक ही दल होता है जिसके पास सारी शक्तियां होती है, वही शासन करता है। दूसरा है राष्ट्रवाद, इसका मतलब है अपने देश को श्रेष्ठ मानना तथा अन्य देशों से घृणा करना। तो राष्ट्रवाद की विचारधारा भी इसमें देखी जाती है। फासीवाद जो है ये कहता है कि सिर्फ खुद के देश को श्रेष्ठ मानो, दूसरे देशों से कोई भी अपना लेन देन मत रखो, दूसरे देशों को हमेशा खुद से कम मानो। तो ये भी इसमें कहा जाता है। ये कट्टर राष्ट्रवाद पर जोर देता है। कट्टर राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसमें जो व्यक्ति है वो सिर्फ अपने देश को अच्छा मानता है, दूसरे देशों की वो इज्जत नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट है सैन्यवाद, मतलब सेना को मजबूत करने पर इसमें जोर दिया जाता है कि जितनी मजबूत सेना होगी उतना हमारा देश विकसित होगा तथा हम लोगों के विद्रोह को कुचल पाएंगे। तो इसमें मजबूत सेना को बेहतर माना जाता है कि सेना मजबूत होनी चाहिए, युद्ध आवश्यक होता है।
युद्ध के टाइम पर सेना तभी जीत सकती है जब सेना मजबूत होगी, एंड इसलिए इसमें सेना को तथा युद्ध को सबसे अहम माना जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसमें नहीं होती। विरोधियों का दमन करने पर जोर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जो भी विद्रोह करे, जो भी विरोधी बने शासन का या शासक का, उसका तुरंत दमन कर दो, हर तरीके के विद्रोह का दमन कर दो। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन। तो इसमें क्या कहा जाता है कि व्यक्ति के पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, व्यक्तियों के पास कोई भी अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी देश या राज्य के लोग हैं उनके पास अगर अधिकार होंगे तो वो किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे। इसलिए इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने की मनाही होती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये विरोधियों के दमन पर जोर देता है। ये कहता है जब भी कोई विद्रोह कर दे, विरोध करे शासक का या शासन का, तो तुरंत उसके विद्रोह को कुचल दो, विरोधियों का तुरंत दमन कर दो। ठीक है, विरोधियों के दमन पर इसमें जोर दिया जाता है। प्रेस पर प्रतिबंध की बात भी इसमें कही गई है। फांसीवाद बोलता है कि प्रेस की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेस जो है वो क्या करती है, लोगों को भड़काने का काम करती है। प्रेस जो है वो लोगों के मन में आज़ादी की लौ जलाने का काम करती है, एंड इसीलिए अगर प्रेस प्रतिबंधित होगी तो सरकार की कमियों के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर प्रेस पर प्रतिबंध होगा तो कोई भी सरकार के खिलाफ लोगों के मन में नकारात्मक विचार नहीं डाल पाएगा। अगर प्रेस पर प्रतिबंध होगा तो कोई भी व्यक्ति सरकार के अवगुण, सरकार की कमियों को नहीं ला पाएगा लोगों के सामने। ठीक है, तो प्रेस की प्रतिबंध होने पर ये जोर देते हैं। पूंजीवाद तथा समाजवाद दोनों का ये विरोध करता है। फांसीवाद बोलता है कि ना तो पूंजीवाद अच्छा है ना समाजवाद अच्छा है। ये निजी संपत्ति की अनुमति तो देता है, लेकिन बोलता है कि सरकारी नियंत्रण होना चाहिए निजी संपत्ति पर। ठीक है, मुख्य फांसीवादी नेता कौन कौन हुए, तो देखिए इटली में बेनिटो मुसोलिनी एंड जर्मनी में एडोल्फ हिटलर, ये दो प्रमुख फांसीवादी नेता थे। आइए अब देखते हैं फांसीवाद का उदय कैसे हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड ऑफ फासिज्म। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। लेकिन इस युद्ध में इटली ने भाग लिया। इटली को लग रहा था कि उसको इस युद्ध से काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन जितना फ़ायदा इटली ने अब एक्सपेक्ट किया था, जितनी अपेक्षा उसने रखी थी, जितने फ़ायदे की अपेक्षा उसने रखी थी, उतना फ़ायदा दाव से नहीं हुआ। इटली की असंतोषजनक स्थिति के कारण इटली के लोगों में असंतोष की भावना विकसित हुई। इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तथा फ्रांस का साथ दिया था, लेकिन उसके बाद भी उसको युद्ध में कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इटली को युद्ध में ज़्यादा क्षेत्र नहीं मिल पाए। जितने क्षेत्र उसने सोचे थे कि वो इतने क्षेत्र जीत लेगा, उतने क्षेत्र उसको नहीं मिले। 1919 में वर्साय संधि में इटली को अपेक्षित लाभ नहीं हुआ। इससे इटली के लोगों में असंतोष बढ़ा। दूसरा, आर्थिक संकट व बेरोजगारी। युद्ध के बाद इटली की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इटली में बेरोजगारी बढ़ गई, कारखाने बंद होने लग गए, किसानों की स्थिति खराब हो गई तथा मजदूरों ने समाजवादी व कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू कर दिए। इस कारण भी वहाँ पर कहीं ना कहीं फांसीवाद का उदय हुआ। नेक्स्ट जो रीज़न था इटली में फांसीवाद का, वो था राजनीतिक अस्थिरता। तो जैसे कि आपको पता है इटली में क्या हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। इटली में लोकतांत्रिक सरकार कमज़ोर हो गई। कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टियां जो थी वो लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिससे अमीर वर्ग तथा उद्योगपतियों में डर बढ़ गया। अब जो कम्युनिस्ट है तथा जो समाजवादी है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो संसाधन है उन पर सरकार का नियंत्रण हो, उन पर लोगों का नियंत्रण हो। ठीक है, किसी एक व्यक्ति का या अमीर वर्ग या उद्योगपतियों का नियंत्रण ना हो संसाधनों पर। एंड जो समाजवादी है वो चाहते हैं कि संसाधनों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, समान रूप से वितरण होना चाहिए। लेकिन इटली में अमीर वर्ग तथा उद्योगपति ज़्यादा थे। जब इटली में समाजवाद फैला, समाजवादी पार्टियां स्थापित हुई, कम्युनिस्ट फैलना शुरू हुआ, तो जो अमीर वर्ग थे, उद्योगपति थे, वो डर गए कि कहीं अब उनकी जो संपत्ति है वो उनके हाथ से ना निकल जाए। एंड कम्युनिस्ट क्रांति के डर से अमीर वर्ग ने एक मजबूत नेता की तलाश की। जो अमीर वर्ग थे, जो उद्योगपति थे, अब उन्होंने फील किया कि एक मजबूत नेता होना चाहिए जो कि हमारा सपोर्ट करे, ताकि जो कम्युनिज्म का, समाजवाद का प्रभाव इटली में बढ़ रहा है वो प्रभाव क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए
जो उद्योगपति थे, जो अमीर वर्ग थे, अब उन्होंने एक मजबूत नेता की तलाश की कि कोई एक मजबूत नेता है जो कि सब पर कंट्रोल कर ले, ठीक है, एंड कम्युनिस्ट क्रांति को भी रोक दे, समाजवादियों को बढ़ने से रोक दे, ठीक है। नेक्स्ट है मुसोलिनी और फांसीवादी आंदोलन का उदय। 1919 में बेनिटो मुसोलिनी जो थे उन्होंने फांसीवादी पार्टी यानी कि एक फासिस्ट पार्टी बनाई। मुसोलिनी ने जो फांसीवादी पार्टी बनाई थी वो फांसीवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम करने लगी एंड उसने राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, मजबूत नेतृत्व का नारा दिया। उसने कहा कि राष्ट्रवाद कट्टर होना चाहिए, सैन्यवाद होना चाहिए, जितना मजबूत सैन्यवाद होगा, जितना बेहतर सेना होगी तथा जितना बेहतर सैन्यवाद होगा उतना ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे, लोगों को अपने अधीन रख पाएंगे, ठीक है। तथा मजबूत नेतृत्व यानी कि मजबूत नेता का नारा दिया, ठीक है। उन्होंने अमीरों, उद्योगपतियों तथा मध्यम वर्ग को भरोसा दिलाया कि वे कम्युनिस्टों को रोकेंगे तथा इटली को फिर से महान बनाएंगे। अब देखिए, अमीर तथा उद्योगपति जो थे जिन्होंने सारे संसाधनों पर कब्जा कर रखा था वो पहले कम्युनिस्ट क्रांति से, समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डर गए थे एंड जब बेनिटो मुसोलिनी आया तो उसने क्या किया, इन लोगों को भरोसा दिलाया कि वो कम्युनिस्टों को रोकेंगे, कम्युनिस्ट क्रांति को होने से रोकेंगे तथा इटली को समाजवादी देश बनने नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि सभी डर गए थे, जैसे रूस में समाजवाद चरम पर पहुंच गया था वैसे इटली में भी समाजवाद का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिससे अमीर तथा उद्योगपति वर्ग में डर आना निश्चित था एंड ऐसे में कोई एक ऐसा नेता आ जाए जो कि अमीर वर्ग तथा उद्योगपतियों को आश्वासन दे कि वो कम्युनिज्म को, समाजवाद को उखाड़ फेंकेगा, तो ये उन उद्योगपतियों के लिए काफ़ी राहत की बात होती है, ठीक है। एंड फिर जो उद्योगपति थे उन्होंने क्या किया, बेनिटो मुसोलिनी को समर्थन दिया एंड जब किसी नेता को अमीर लोगों का, उद्योगपतियों का समर्थन मिलेगा उस देश के, तो वो और भी ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ाने में सक्षम हो पाएगा, ठीक है। एंड यही वहाँ पर हुआ। बेनिटो मुसोलिनी ने जो उस टाइम पर स्थिति थी उसका पूरा फ़ायदा उठाया। उस टाइम वहाँ पर समाजवाद बढ़ रहा था जिसकी वजह से उद्योगपति डर गए थे एंड इसी बात का फ़ायदा मुसोलिनी ने उठाया। उसने तुरंत ही एक पार्टी बना दी, फांसीवादी पार्टी। देन उसने उद्योगपतियों को कॉन्टैक्ट किया, अमीर लोगों को कॉन्टैक्ट किया एंड उनसे उन्होंने कहा कि वो कम्युनिस्ट क्रांति को रोकेंगे, समाजवाद को फैलने से रोकेंगे, लेकिन उसके लिए उनको अमीर लोगों का, उद्योगपतियों का समर्थन चाहिए। एंड फिर अमीर जो वर्ग के लोग थे, जो उद्योगपति थे, उन्होंने अपना समर्थन दिया बेनिटो मुसोलिनी को एंड उद्योगपतियों के समर्थन से बेनिटो मुसोलिनी अपना प्रभाव जमाने में और भी ज़्यादा सक्षम रह पाया, ठीक है, और भी ज़्यादा वो सक्षम बन पाया। आइए अब हम देखते हैं इटली में फांसीवाद के कारण। इटली में फांसीवाद का उदय क्यों हुआ था, क्या क्या कारण थे। तो इटली में फांसीवाद के उदय होने के कई कारण थे। जैसे पहला है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की असंतोषजनक संधियाँ। तो आपको पता ही है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ ऐसी संधियाँ हुई जो कि इटली के लिए काफ़ी असंतोषजनक रही। ऐसी संधियाँ जिन्होंने इटली के लोगों के मन में असंतोष की भावना को और भी ज़्यादा तीव्र कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे इटली को युद्ध के बाद अपेक्षित क्षेत्र नहीं मिले। इटली ने सोचा था कि युद्ध के बाद वो बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा पाएगा, बहुत सारी टेरिटरीज वो जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट उसको नहीं मिला। इटली ने जितने क्षेत्रों को अपेक्षित किया था, जितने क्षेत्र उसने सोचा था कि वो जीत पाएगा युद्ध के परिणाम स्वरूप, उतने क्षेत्र वो नहीं जीत पाया, जिससे जनता व सेना में नाराज़गी बढ़ी। क्योंकि इटली ने युद्ध में पार्टिसिपेट ही इसलिए किया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो जीत सके, लेकिन जितने क्षेत्र वो जीतना चाहता था उतने क्षेत्र वो नहीं जीत पाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जनता तथा सेना में नाराज़गी बढ़ गई कि हमने युद्ध में इतना अपना समय भी लगाया, संसाधन भी लगाए, फिर भी हम अपेक्षित क्षेत्र नहीं जीत पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक संकट व गरीबी। युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई, उद्योग बंद होने लग गए, किसानों की हालत ख़राब हो गई। इसके अलावा 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी जो कि कम्युनिस्ट क्रांति थी, जिसके बाद
रूस में कम्युनिज्म आ गया था, यानी कि समाजवाद आ गया था। जब रूस में समाजवाद आया तो पूरे यूरोप में भी समाजवाद का, कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इटली में भी मजदूरों की हड़तालें शुरू हो गई। इटली में भी समाजवाद का प्रभाव देखा गया। अलग अलग समाजवादी पार्टियां बनी, कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, ठीक है। मजदूर हड़ताल करने लग गए, भूमि अधिग्रहण होने लग गए। अमीर वर्ग तथा उद्योगपतियों ने फांसीवादियों का समर्थन किया, क्योंकि फांसीवादियों ने उनको क्या दिया था, ये एश्योरेंस दिया था कि वो समाजवाद को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। तो इसलिए अमीर वर्ग तथा उद्योगपतियों ने फांसीवादियों का समर्थन किया ताकि वो कम्युनिज्म को, समाजवाद को उखाड़ फेंके तथा अमीर लोगों से उनके संसाधन कोई भी ना छीन सके, उद्योगपतियों से उनके संसाधन कोई ना छीन सके, ठीक है। क्योंकि कम्युनिज्म यही बोलता है कि संसाधन अमीर लोगों से लेकर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो सोसाइटी में, एंड ये अमीर वर्ग तथा उद्योगपति नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने फांसीवादियों का समर्थन किया। फांसीवादियों ने कहा कि वो कम्युनिज्म को नहीं फैलने देंगे इटली में, ठीक है। नेक्स्ट है कमज़ोर लोकतांत्रिक सरकार। इटली की लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही कमज़ोर थी। सरकार में बार बार बदलाव हो गए थे तथा जनता को स्थिरता नहीं मिल गई थी। तो ये भी एक कारण था इटली में फांसीवाद आने का, कि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार कम थी, लोकतांत्रिक सरकार कमज़ोर थी, ठीक है। एंड बार बार क्या हो गया था, सरकार में परिवर्तन हो गए थे, जनता को स्थिर सरकार नहीं मिल रही थी। इसलिए जनता ने खुद महसूस किया कि एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि पूर्ण रूप से शासन करे, ठीक है, जो कि बलशाली भी हो तथा सारी शक्तियां हो उसके पास, एंड वो पूरे क्षेत्र को अपने अकॉर्डिंग अच्छे से चला सके, ठीक है, अच्छे से शासन कर सके ताकि देश का विकास हो। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा दल ढूंढना जो कि पूरे देश को अच्छे से चला सके, ये उस टाइम पर काफ़ी बड़ा क्या था, एक हेडेक था। एंड उस टाइम जब फांसीवाद का उदय हुआ तो वो इसके लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि फांसीवाद भी ये बोलता था कि एक व्यक्ति या एक दल के हाथों में सारी शक्तियाँ दे देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मुसोलिनी की करिश्माई नेतृत्व क्षमता। मुसोलिनी ने राष्ट्रीय गौरव, सैन्यवाद तथा शक्ति की बात करके जनता को प्रभावित किया। उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से हिंसा व डर का माहौल बनाया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेनिटो मुसोलिनी का बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है फांसीवाद के उदय के पीछे, ठीक है, क्योंकि मुसोलिनी ने ही क्या किया था, अपनी बातों से जनता को प्रभावित किया तथा जनता को फांसीवाद के प्रति क्या किया, मनाया, ताकि जनता खुद मान जाए, फांसीवाद को एक्सेप्ट कर ले अच्छे से तथा फांसीवाद को लाने के लिए जनता खुद ही मान जाए। तो इसके लिए मुसोलिनी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जनता को प्रभावित किया उन्होंने, राष्ट्रीय गौरव, सैन्यवाद व शक्ति की बात की जनता के सामने ताकि जनता खुद राजी हो जाए फांसीवाद के लिए, ठीक है। एंड उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से हिंसा तथा डर का माहौल बनाया ताकि जो लोग फांसीवाद का विरोध कर रहे हैं उनके विरोध को कुचला जा सके, ताकि वो व्यक्ति जो कि फांसीवाद के अगेंस्ट है वो दूसरे लोगों को फांसीवाद के अगेंस्ट ना कर पाए, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति विरोध करता था फांसीवाद का, उसको वो क्या कर देते थे, मार देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से मुसोलिनी ने पहली चीज़ अपने भाषण से लोगों को प्रभावित किया, फांसीवाद के गुण बताए लोगों को, ताकि लोग खुशी खुशी फांसीवाद को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। एंड दूसरा, जो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे फांसीवाद को, उनको उसने मार दिया, हिंसा व डर का माहौल बनाया उन लोगों के लिए, ठीक है। आइए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है इटली में फांसीवाद के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फासिज्म इन इटली। तो इटली में हमने जाना कि फासिज्म का उदय कैसे हुआ, फांसीवाद कैसे शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे। आइए अब हम जान लेते हैं इसके प्रभाव। तो इटली में फांसीवाद का पहला प्रभाव हुआ कि वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना कर दी गई। ऊपर हमने पढ़ा था कि इटली में लोकतांत्रिक सरकार काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, राजनीतिक अस्थिरता चल गई थी, कभी कोई शासक बन रहा था, कभी कोई हट रहा था शासन पर से। इस तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसे में जब वहाँ पर फांसीवाद का उदय हुआ तो लोगों को एक स्थिर सरकार मिल गई, ठीक है। एंड इसलिए कई लोगों ने
फांसीवाद को फेवर भी किया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट हुआ फांसीवाद का, ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट देखा गया वो था कि वहाँ पर तानाशाही शासन की स्थापना हो गई। एक ऐसा व्यक्ति शासक बन गया जिसके पास सारी शक्तियाँ थी, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता हटा दी, जिसने प्रेस पर पाबंदी लगा दी, जिसने लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीन ली। ठीक है, तो एक ऐसी सरकार आ गई जिसे तानाशाही सरकार कहा जाता है। वो जो तानाशाही शासन था उसकी स्थापना 1922 में मुसोलिनी ने रोम मार्च करके की। रोम में उसने मार्च किया, आपको पता है इटली की कैपिटल रोम है, वहाँ पर मुसोलिनी ने मार्च किया, मतलब एक परेड निकाली तथा वहाँ पर उसने सत्ता हासिल की। 1922 में उसने रोम की सत्ता हासिल की थी एंड 1925 में उसने पूरे इटली की संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली। ठीक है, तो तानाशाही शासन इटली में पूर्ण रूप से स्थापित हुआ 1925 में। 1922 में सिर्फ रोम को उसने अपना क्षेत्र बनाया था, लेकिन 1925 तक उसने संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली। पूरी इटली की सत्ता को उसने अपने हाथों में ले लिया, पूरे इटली को अपने अंडर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली, लोकतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया मुसोलिनी ने। ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि मुसोलिनी ने ही फांसीवादी पार्टी बनाई थी। वो जो फांसीवादी पार्टी थी उसको सबसे प्लस पॉइंट जो था उसका वो ये था कि उसको अमीर वर्ग तथा उद्योगपतियों का सपोर्ट मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, क्योंकि फांसीवादी पार्टी ने ये उनको आश्वासन दिया था कि वो समाजवाद को, कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकेंगे। एंड उद्योगपतियों को यही चाहिए था कि कम्युनिज्म जो है उसका प्रभाव इटली में ना आए, कम्युनिज्म का प्रभाव इटली में ना बढ़े, इसीलिए उन्होंने फांसीवादियों को समर्थन दिया। एंड यही फांसीवादी पार्टी का प्लस पॉइंट था कि उसको अमीर तथा उद्योगपति वर्ग का क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था। ठीक है, एंड उन्हीं के समर्थन से मुसोलिनी ने 1925 में पूरे इटली की संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले ली, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। प्रेस की तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी तरीके से बाधित कर दी गई, लोगों के अधिकार छीन लिए गए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हटा दी गई। अब कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था कुछ भी काम करने के लिए। ठीक है, अखबारों तथा रेडियो पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो गया। अखबार में जो भी छपेगा वो पहले सरकार को क्या करना होगा, चेक करवाना होगा। वेरिफिकेशन होती थी पहले, कुछ भी अखबार में छपने से पहले उसको वेरीफाई किया जाता था सरकारी अधिकारियों के द्वारा कि उसमें कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं लिखी जो कि सरकार के विरुद्ध हो, जो कि फांसीवादी शासन के विरुद्ध हो। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, अगर हम अखबार में तथा रेडियो में सरकार के विरुद्ध कोई बात सुनते हैं तो हमारे मन में भी वो चीज़ आती है कि हाँ भाई, जो सरकार है उसकी ये कमी है। तो अखबार, प्रेस, मीडिया, इनका बहुत मेन रोल होता है, बहुत ही मुख्य भूमिका होती है इनकी सरकार की कमियों को बताने में एंड लोगों के मन में अविश्वास जगाने में। ठीक है, लोगों के मन में असंतोष की भावना प्रबल करने में प्रेस और मीडिया की बहुत ही मुख्य भूमिका होती है। इसीलिए फांसीवादी पार्टी ने क्या किया, प्रेस तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया कि अब अखबार में जो भी छपेगा, रेडियो में जो भी बोला जाएगा, जो भी कहा जाएगा रेडियो में, वो सब सरकार के द्वारा पहले वेरीफाई किया जाएगा। अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी बात छापी जाती है, कही जाती है अखबार या रेडियो के माध्यम से, तो उस अखबार व रेडियो पर कार्रवाई की जाएगी, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो भी लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, जो भी लोग फांसीवाद का विरोध कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मार दिया गया। सैन्यवाद व विस्तारवाद हुआ। मुसोलिनी ने सबसे पहले सेना को मजबूत किया, जिसको सैन्यवाद कहा जाता है। ठीक है, एंड बहुत सारे क्षेत्रों पर उसने आक्रमण किया, जैसे 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया। तो मुसोलिनी ने जो नीति अपनाई थी वो क्या थे, सैन्यवाद और विस्तारवाद की। मतलब पहले तो सेना को स्ट्रॉन्ग करो, सैन्यवाद यानी कि सेना को मजबूत करना, सेना को जितने भी हथियार चाहिए वो सारे हथियारों से मुहैया करवाना, सेना को ट्रेंड करना। ठीक है, सेना को बढ़ाना, सेना में सैनिकों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है, दूसरा विस्तारवाद, अगर सेना मजबूत होगी तो वो क्या करेगी, विस्तार करेगी हमारे देश का, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन क्षेत्रों को हमारे देश में, हमारे राज्य में मिलाएगी।
तो ये 2 नीतियाँ अपनाई थी मुसोलिनी ने। पहला सैन्यवाद तथा दूसरा विस्तारवाद, मतलब अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, बढ़ाना, अपने क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, इसी के अंतर्गत, विस्तारवाद के अंतर्गत उसने 1935 में इथियोपिया पर आक्रमण किया। 1936 में उसने जर्मनी के हिटलर के साथ गठबंधन किया और स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांसिस्को फ्रैंको का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण। फासीवाद का प्रभाव ये हुआ कि अर्थव्यवस्था पर अब सरकारी नियंत्रण हो गया। उद्योग, मजदूर संघ, ठीक है, जो भी कुछ था सब पर सरकार का नियंत्रण हो गया। उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में कर दिया गया। मजदूर संघ जो थे उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ये कहा गया कि कोई भी मजदूर अब संघ नहीं बनाएगा। ट्रेड यूनियन को पूर्ण तरीके से एबोलिश कर दिया, हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी। अब देखिए, 1940 में इटली ने जर्मनी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। इटली की सेना कमज़ोर थी तथा 1943 तक इटली हारने लग गया द्वितीय विश्व युद्ध में। 1945 में मुसोलिनी को मार दिया गया तथा फासीवाद का अंत हो गया। तो इस तरीके से फासीवाद का अंत इटली में 1945 में हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। ठीक है, आगे देखते हैं फासीवाद का पतन तथा निष्कर्ष। तो फासीवाद के पतन का मुख्य जो कारण था वो द्वितीय विश्व युद्ध में इटली की हार को माना जाता है। इटली जो था द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया था, जिससे इटली की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, जनता सरकार के खिलाफ हो गई। जो लोग पहले फासीवाद के समर्थन में थे अब वो फासीवाद के विरोध में हो गए। 1943 में मुसोलिनी को लोगों ने सत्ता से हटा दिया तथा जर्मनी ने उसे बचाकर उत्तर इटली में कठपुतली सरकार बना दिया। ठीक है, लेकिन लोग जो थे वो मुसोलिनी को पूर्ण रूप से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुसोलिनी को उत्तर इटली में भी हटा दिया। 1945 में अंततः मुसोलिनी को इटली के विरोधियों ने मार दिया एंड 1945 में फाइनली मुसोलिनी मर जाता है। मुसोलिनी की डेथ के बाद फासीवाद जो है उसका भी अंत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1946 में इटली में राजशाही समाप्त कर दी गई, लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया गया। नए संविधान में फासीवाद को अवैध घोषित कर दिया गया। फासीवाद ने दिखाया कि अधिनायकवादी शासन यानी कि डिक्टेटरशिप जो है उससे हमेशा जनता का नुकसान ही होता है। पहले लोग अधिनायकवादी शासन के समर्थन में इसलिए आए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि एक स्थिर सरकार मिल जाएगी हमको, जो कि हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास करेगी, विस्तार करेगी। लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने देखा लास्ट में कि फासीवाद जो है इसने स्थिर सरकार तो दी, लेकिन वो जो स्थिर सरकार थी उसने क्या किया, सिर्फ लोगों को नुकसान ही पहुंचाया। वो निरंकुश सरकार थी एंड इसलिए लोगों ने ये फील किया कि अधिनायकवादी शासन जो है, डिक्टेटरशिप जो होती है, वो हमेशा जनता को नुकसान ही पहुंचाती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, यह विचारधारा युद्ध व हिंसा को बढ़ावा देती है, जिससे देश की बर्बादी हो जाती है। निष्कर्ष देखिए, फासीवाद इटली में कमजोर लोकतंत्र, आर्थिक संकट या जनता की निराशा का परिणाम था। इटली में अगर लोकतंत्र मजबूत होता तो कभी फासीवाद आता ही नहीं, लेकिन मेन रीज़न ये था कि इटली में लोकतंत्र कमज़ोर था, राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट भी आ गया था, जनता निराश थी पहले से, इसलिए वहाँ पर फासीवाद आया। मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद का तथा सैन्यवाद का सहारा लेकर सत्ता हासिल की। उसने लोगों को आश्वासन दिया कि वो राष्ट्र का विस्तार करेगा, राष्ट्र का विकास करेगा। इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग थे वो अपने राज्य के, अपने देश के विकास के लिए फासीवाद के समर्थन में आ गए। लेकिन उनको बाद में ये देखने को मिला कि फासीवाद जिसको वो अच्छा मान गए थे वो उतना अच्छा नहीं था। फासीवाद जो है इसके कारण काफ़ी नुकसान भी उनको झेलने पड़े। इसके अलावा फासीवाद जो था उनकी नीतियों से इटली द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन फिर वो हार भी गया एंड इसीलिए जब द्वितीय विश्व युद्ध में भी इटली हार गया तो लोगों ने मुसोलिनी को मार दिया, मुसोलिनी की हत्या कर दी, क्योंकि मुसोलिनी को मारे बिना फासीवाद का अंत नहीं हो सकता था, क्योंकि फासीवाद का जनक भी मुसोलिनी ही था। तो इसलिए लोगों ने पहले मुसोलिनी की हत्या की, उसके बाद उन्होंने फासीवाद को समाप्त किया। फासीवाद को तानाशाही व युद्ध की ओर ले जाने वाली एक खतरनाक विचारधारा के रूप में देखा जाता है। ये माना जाता है फासीवाद एक खतरनाक विचारधारा है जो कि क्या करती है,
राज्य को या देश को तानाशाही व युद्ध की ओर ले जाती हैं, जिससे राष्ट्र का विस्तार बाधित हो जाता है। ठीक है, राष्ट्र जो है वो विकसित नहीं हो पाता। ये सब लोगों ने फिर फील किया। तो यहीं पर हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।